अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। हम आपको एक अहम खबर देंगे। बलूचिस्तान में एक नई पार्टी वजूद में आ रही है और वो इलेक्शन कमीशन में भी तकरीबन अप्लाई की गई है इसके बारे में कि वो रजिस्टर्ड हो। तो ये कौन सी पार्टी है और कौन सी नई पार्टी बनने जा रही है, इस पे हम तफसीली आपको बता देंगे। और जो मैं नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन स्टार्ट लेने से पहले एक चीज़ जो सबसे पहले बात करनी चाहिए वो ये है कि बलूचिस्तान भर में जो सैलाब आया है बारिशों की वजह से, उसमें अब भी इतने दिन गुजर गए हैं, ज़रा कि 10-15 दिन हो गए इस बारिश को। इसमें तमाम बलूचिस्तान पानी में डूबा हुआ है, सड़कें टूट गई हैं, आमद रफ्त बंद हो गई है, तकरीबन या महदूद हो गई है। कहीं कहीं आपको रेस्क्यू नज़र आती है, कहीं पे आपको रेस्क्यू नहीं नज़र आती। ज़रा के स्टेप होते हैं जब पीडीएम में जैसे इदारे जिनके पास करोड़ों रुपए का बजट होता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप उनको काम करना होता है। पहले रेस्क्यू का काम होता है और सबसे पहले जो है हिफाजती इक़दाम करने होते हैं जब आफात आने से पहले। इस तरह के आफात आते हैं तो उसके लिए रेस्क्यू का प्लान बनाया जाता है। तो रेस्क्यू के बाद जब कहीं नुकसानात हो जाते हैं तो फिर इमदाद दी जाती है। हमें पीडीएम में की जानिब से तीनों चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं पूरे बलूचिस्तान में। आपको कहीं पीडीएम में नज़र नहीं आएगा। गो के बहुत से लोग पीडीएम में की तारीफ़ करते हैं, वो इसलिए कि पीडीएम में का अपना एक वतीरा है कि मीडिया में इधर उधर कुछ लोगों को थोड़ा सा खुश रखते हैं ताकि उनके हवाले से ख़बरें ना आएँ। तो ये मैं आपको बता दूं कि पीडीएम का कोई रोल नहीं है अब तक इन तमाम सूरत हाल में। ना उन्होंने रेस्क्यू किया, ना उन्होंने हिफाजती इक़दाम किए, ना उन्होंने अब तक इमदाद फराम की है जो लोग मुतासर हैं। आवारान, लसबेला, मकरान, पंजगुर, कोयटा, मतलब कोई भी आप इलाका उठा के देखें, बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो मुतासर ना हुआ हो। एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे ख़्याल में हुकूमत बलूचिस्तान को पीडीएम में को रीविज़िट करना चाहिए, उसके स्टाफ की रीविज़िट करना चाहिए, उसके अमले की जो भी हैं ऊपर से लेके नीचे तक उसको रिविज़िट करना चाहिए और एडिट होना चाहिए पीडीएम में के उन फंड्स का जो उनको मुहैया किए जाते हैं। उमूमन एक तासुर है पीडीएम में से मुतल्लिक़ अवाम का कि पीडीएम में इंतज़ार करती है कि कोई आफत आ जाए, नुकसानात हों, फिर हम रिलीफ़ के नाम पे, क्योंकि रिलीफ में ही तो पैसे मिलते हैं ना हिफाजती इक़दाम के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ना किसी को रेस्क्यू करने कितने पैसे मिलते हैं, दोनों में पैसे नहीं है। लेकिन रिलीफ के काम में फिर ये जब नुकसानात होते हैं फिर ये रिलीफ के लिए फिर देखें इन्होंने जैकेट्स पहने हुए होते हैं, फ़ोटो सेशन होता है बाकायदा। ये अपने साथ फ़ोटोग्राफ़र लेके चले जाते हैं, उनका बाकायदा पूरा प्लान के साथ कैमरामैन लेके जाते हैं। जहाँ एक दो घरों में ये जब घुसते हैं तो उसके बाद ये अपना फ़ोटो सेशन करते हैं, मतलब पूरा एपिसोड बनाते हैं, ड्रामा करते हैं। तो अब तक जहाँ जहाँ यकीन माने, ऐसे नहीं है कि मैं बिला जवाज़ तनकीद कर रहा हूँ पीडीएम पे, मैंने जहाँ भी बात की, जहाँ किसी भी ज़िले में जिस बंदे से भी मेरी बात हुई है, किसी एक शख्स ने पीडीएम को अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया। ना उन्होंने इमदाद की जो बात है वो मुहैया की गई है, ना लोगों को रेस्क्यू किया गया, ना लोगों को ज़ाहिर के हिफाजत इक़दाम उठाए गए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ज़ाहिर के बहुत सारे अजला हैं वहाँ पे डीसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। और पीडीएम में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक राबिता, एक मजबूत राबिता होना चाहिए। मिल के जो है ये फिर लोगों को ज़रा कि जो भी नुकसानात हुए हैं उनके लिए कोई रिलीफ मिलीफ, कोई इमदाद वगैरह जो भी उनको करना होता है, लेकिन नहीं हो रहा है। लोग तंग आ गए हैं, ऐसे तंग हैं कि आप सोच नहीं। अभी भी घरों में पानी, दही इलाकों की बात कर रहा हूँ, ज़रा कच्चे घर हैं, वहाँ पे 1-2 दिन के बारिश के बाद घरों को नुकसान होता है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें नुकसान ना हुआ हो। जिस डिस्ट्रिक्ट की आप बात करें, हर ज़िले का वहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि हमारा ज़िले को आफतज़दा करार दिया, इतनी बारिशें हुई हैं। रोड टूट चुके हैं, राबिता मुनक़ता हो चुका है। ईद के दिन मैं ख़ुद
मैंने अवारान रब्ता करने की कोशिश की अपनी अजीज़ व अकारिब को, उनको कोई ईद मुबारक देना चाह रहा था, उनसे रब्ता करना चाह रहा था, उनसे रब्ता नहीं हो पाया। ईद के चौथे दिन मेरा रब्ता उनसे हुआ है, मतलब 4 दिन तक, 5 दिन तक मोबाइल नेटवर्क वो भी जो है वो भी मुअत्तल था। इसी तरह मवासलाती जो रवाबित हैं वो भी कट चुके हैं। सारे लोगों को डेली वेजेस पे राशन लेना होता है, घर चलानी होती है, बाज़ार जाना होता है, चीज़ें करनी होती हैं, तो ये तमाम मादूम होके रह गए हैं। लोग अभी भी परेशानी में हैं। हुकूमत बलूचिस्तान को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वज़ीर ज़राअत मीर असद बलोच ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को तोड़ा, आप जो समझें कि जगाने की कोशिश की। उन्होंने 50 अरब का डिमांड किया है मरकज़ी हुकूमत से कि वो उन्हें फ़ंड करे ताकि वो अपने लोगों की मदद कर सकें। ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल में वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बता देना चाहिए, क्योंकि उमूमन अगर आप देखें मरकज़ में जो भी हुकूमत आती है वो सबसे पहले बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर करेंगे, सी पैक का ये करेंगे, हम तरक्याती स्कीमें शुरू करेंगे। दावे हर हुकूमत ने आके किए हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं किए। अभी ये शहबाज शरीफ के लिए भी टेस्ट केस है, जो इतनी बातें करते हैं ना बलूचिस्तान के हवाले से, तो ये टेस्ट केस है कि देखा जाएगा अभी कि वो कितना बलूचिस्तान हुकूमत को या बलूचिस्तान के अवाम को इमदाद देंगे मरकज़ी हुकूमत की जानिब से। जी अभी चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो असल जो है ब्रेकिंग खबर है। जी जो नई पार्टी मैंने कहा, जैसे शुरू में इंट्रो में कहा कि बनने जा रही है, वो हक दो तहरीक बलूचिस्तान रजिस्टर्ड होने जा रही है इलेक्शन कमीशन में। मेरी इतलात ये हैं कि मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने हक दो तहरीक को बाकायदा एक मूवमेंट से शिफ्ट करके एक पार्टी की तरफ ये पूरी प्लान उन्होंने बनाया है, एक मंसूबा अपना तैयार कर लिया है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एज ए पार्टी रजिस्टर करने के लिए हक दो तहरीक बलूचिस्तान की एप्लीकेशन दी है। तो इससे दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। एक तो ये है कि पार्टी बनने जा रही है, नो डाउट, ज़्यादा कि वो आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं तो एज ए पार्टी कर रहे हैं। ऑलरेडी मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब जमात इस्लामी के अहदेदार हैं, सूबाई अहदेदार हैं, और दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी जो है उसको भी रजिस्टर करना चाह रहे हैं, यानी अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। इससे कबल तक बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चली है हक दो तहरीक की, वो आप यूँ समझ सकते हैं कि वो एक मूवमेंट थी, ग्वादर की हद तक मूवमेंट थी। हमने कुछ दिन पहले मौलाना हिदायतुर्रहमान से इंटरव्यू भी किया, आप उसको दुरून टीवी पे देख भी सकेंगे, अपलोड है, पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम शुरू में मतलब जो स्टार्ट हमने लिया है वो ग्वादर से लिया है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे अजला में जाएंगे, मेंबर साजी करेंगे और यूनिट्स अपने खोलेंगे। इस तरह मतलब उनका प्लान है, उन्होंने ख़ुद कहा था हमारे साथ इंटरव्यू में। तो उसका अमलन अभी उसने इक़दामात करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले मेरे ख़्याल में उनका फ़ोकस होगा ग्वादर, वो तो अपनी जगह, लेकिन ये है कि अभी जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई की गई है तो लग ऐसे रहा है कि मौलाना हिदायतुर्रहमान बहुत ज़्यादा देर तक जमात इस्लामी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि उनको जो इज़्ज़त मिली है, जो शोहरत मिला है, वो हक दो तहरीक की वजह से मिला है, जमात इस्लामी की वजह से नहीं मिला है। क्योंकि जमात इस्लामी से उनका नाता तो बहुत पुराना है, वो स्टूडेंट लाइफ से वो जमात इस्लामी से ही ताल्लुक़ रखते आ रहे हैं। तो अभी भी जमात इस्लामी के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन 1-2 साल की मूवमेंट ने जहाँ मौलाना हिदायतुर्रहमान को पहुँचाना था, उससे मौलाना हिदायतुर्रहमान को ये लगा है कि हक दो तहरीक को पार्टी की शक्ल दे के उसको वो लीड कर सकते हैं, वो लीडर बनेंगे, बजाय ये कि वो जमात इस्लामी से ही जुड़े रहे हैं। फ़िज़िकली मौलाना हिदायतुर्रहमान आने वाले वक़्त में जमात इस्लामी छोड़ सकते हैं। जब मैंने उनसे प्रोग्राम में जब सवाल किया था, आखिर में अगर आप देखेंगे, मैंने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन हों, एक तरफ हक दो तहरीक है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी है, तो आप किसको चूज़ करेंगे? वो यहाँ पे इस सवाल का खुल के जवाब नहीं दे सके, लेकिन मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा कि वो जमात इस्लामी छोड़ने को तैयार होंगे, हक दो तहरीक
ज़ाहिर है कि उसको छोड़ेंगे नहीं, इतना बड़ा उन्होंने एफ़र्ट किया है और इतनी उनको हौसला अफजाई मिली है और इज़्ज़त और शोहरत मिला है। तो ये है कि जमात इस्लामी से वो फ़िज़िकली निकल जाएंगे, जो ये मेरी पेशन गोई है। नज़रियाती तौर पर ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी का नज़रिया है, उनका एक इस्लामी नज़रिया जो जमात इस्लामी के जो फॉलोवर्स का है वो उसके साथ रहेगा। लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान जमात इस्लामी के नज़रिया वो नहीं तोपेंगे, वो वही नज़रिया वही सोच लेके जाएंगे जो वो हक दो तहरीक के मूवमेंट में वो तकारीर और तहरीर करते चले आए हैं। तो इससे लग ऐसा रहा है कि ग्वादर के बाद जो करीबी अजला हैं, पंजगूर है, तुरबत है और साथ में खारान है, तो ये हक दो तहरीक पहले इन पे फोकस करेगी आने वाले इलेक्शन से कबल। ग्वादर ज़ाहिर है कि अभी जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे उसमें मौलाना हिदायतुर रहमान को ये यकीन हो गया कि ग्वादर उनके कब्ज़े में है, उनके जहन में है, ये बात उनके कब्ज़े में है। अभी वो तुरबत और पंजगूर यहाँ पे वफद करेंगे, मेरी राय है, इंफॉर्मेशन मेरी कोई नहीं है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। तो उसके बाद वो आवारान वगैरह जो बाकी अजला हैं, वाशुक, इनमें वो एंट्री मारेंगे और अपना यूनिट साजी वगैरह कम व बेश जितनी भी होगी उनकी वो करेंगे। तो इस तरह वो अपने पार्टी को मज़ीद बलूचिस्तान में तवसी देने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश ये रहेगी कि इस 1 साल में या 6 महीने में मौजूदा आने वाले जो इंतखाबात हैं वो नहीं होंगे, उस टाइम तक इनके पास टाइम है कि वो मुख्तलिफ़ अजला में अपनी यूनिट साजी करें और देखें। और हो सकता है कि वो मुख्तलिफ़ अजला में अपने कैंडिडेट्स भी आम इंतखाबात में खड़ा कर दें। तो ये उन्होंने सोच रखा है। तो इसका ये मतलब है कि बलूचिस्तान के अवाम एक नए पार्टी की शक्ल बहुत जल्द देखेंगे। वैसे नुकसान किसका होगा इस पार्टी के बनने से? नुकसान किसका होगा? जो मुझे लगता है इसमें ना बाप का कोई नुकसान है, ना पीटीआई का कोई नुकसान है, ना नून लीग का, ना पीपल पार्टी का, किसी का नहीं होगा। इसमें नुकसान 2 पार्टियों का है, एक नेशनल पार्टी का, दूसरा बीएनपी का। ये दोनों पार्टियों के लोग ही हक दो तहरीक ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो मंशूर मौलाना हिदायतुर रहमान ने हक दो तहरीक को दी है वही मंशूर कौम परस्त जमातों की है। और जिस तरह के बहुत से दानिशवर, लिकारी, राइटर वो हमेशा से लिखते और कहते आ रहे हैं, जो कौम परस्त जमातें हैं, बलोच कौम परस्त जमातें, उन्होंने जो स्पेस छोड़ दी है तो उसको मौलाना हिदायतुर रहमान फिल कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने पूरा मंसूबा बनाया कि इस स्पेस को, इस खला को पुर करना है। इस वजह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई कर दी है। तो अभी आगे ये देखना है कि किस हद तक हक दो तहरीक को कामयाबी मिल सकती है। इस पर एक तफसीली वीलॉग हो सकता है। मेरी कोशिश होगी कि कुछ दिनों के बाद जब ये तमाम चीज़ें मैच्योर होंगी रजिस्ट्रेशन वगैरह की, तो उस दिन एक कंप्लीट और तफसीली एक वीलॉग में करूँगा कि हक दो तहरीक की कामयाबी और नाकामी के क्या इम्कानात हैं और उसके वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। इम्कानात कितने हद तक हैं, वजूहात कामयाबी और नाकामी के क्या होंगे, आवाम की पजीराई कैसे होगी और किस तरह मुमकिन होगा या किस तरह वो गेन करेंगे पजीराई मौलाना हिदायतुर रहमान। इस पे एक ज़ाहिर है कि एक वीलॉग हम कर लेंगे। कल तक के लिए अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।